प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पाठ 2 तलाश। पिछले कई सालों से लेखक के मन में भारत को जानने, समझने और उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास चल रहा था। बचपन से लेकर अब तक भारत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका अतीत कैसा था, इन सब विषयों पर वह विचार कर रहा है। वह प्राचीन शक्तिशाली भारत का आधुनिक विश्व से तालमेल बैठाना चाहता है और सोचता है कि क्या भारत ने अपनी प्राचीन शक्तियों को पूरी तरह खो दिया है या अभी भी उसके पास कुछ बचा है। भारत लेखक के खून में रचा बसा था, फिर भी उसने भारत को एक ऐसे आलोचक के रूप में देखा जो उसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही उसके अतीत को पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से देखते थे। इससे उसके मन में भारत के प्रति संदेह उत्पन्न हुए कि क्या वास्तव में उसने भारत को जान लिया है। उसे भारत के गौरवशाली अतीत को अनदेखा नहीं करना था। यदि भारत का अतीत गौरवपूर्ण नहीं होता तो वह हजारों वर्षों तक स्वयं को सभ्य देश नहीं बनाए रख सकता था। भारत की इसी विशेषता को वह जानना चाहते हैं कि आखिर वह विशेष क्या था। लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर चारों तरफ 5000 वर्ष पहले के एक पूर्ण विकसित सभ्यता के नगर के घर और गलियां देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई संस्कृति अथवा सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्षों तक भी निरंतर बनी रह सकती है। इस प्रकार भारत के मजबूत सांस्कृतिक आधार के रहस्य को लेखक जानना चाहते हैं। लेखक हिमालय को बहुत घूमते हैं। लेखक हिमालय में बहुत घूमते हैं। उसका कश्मीर के साथ खून का रिश्ता था। हिमालय से निकलकर बहने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि नदियों से सदा लेखक को आकर्षित किया था। सिंधु अथवा इंडस नदी के नाम पर ही इस भारत देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। लेखक जब भी किसी जनसभा में जाते थे तो वह वहां भारत की चर्चा करते थे। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। वह शहरों की अपेक्षा गांव के किसानों को भारत के बारे में बताते थे कि कैसे इस देश का हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होकर भी सारा भारत देश एक है। वह उन्हें किसानों की सामान्य समस्याओं से लेकर स्वराज के बारे में भी बताते थे। यह स्वराज किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। देश के सभी किसानों की समस्याएं गरीबी, कर्ज, लगान, कर, पुलिस अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि से जुड़ी हुई एक जैसी थी। लेखक ने उनसे इन समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। भारत की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र के पठान और सुदूर दक्षिण के तमिलों में बहुत असमानता है। उनके शारीरिक गठन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि सभी भिन्न हैं, फिर भी दोनों पर भारत की छाप एक जैसी ही है। इसी प्रकार से बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी आदि सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए भी वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत, नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक समान थी। इस प्रकार प्राचीन भारत की एक समान संस्कृति और सभ्यता थी। लेखक भारतीय जनता की गतिशीलता से प्रभावित था। उसे भारतीय जनता के जीवन में सर्वत्र सांस्कृतिक प्रवेश दिखाई देता था।
इसमें लोक प्रचलित परंपराओं, इतिहास कथाओं, दर्शन आदि का मिला जुला रूप दिखाई देता था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर वे मर्यादित जीवन जीते थे। अपनी बातचीत में वे इन ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी सरल सीधी बातचीत में भी साहित्यिक होती थी। अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें पढ़ सकता था, जान सकता था, उनसे परिचित था। लोग अत्यंत सरल और सहज रूप से जीवन व्यतीत करते थे। अनपढ़ व्यक्ति उन्हें पढ़ सकता का अर्थ है कि उन्हें समझ सकता था, उनसे परिचित था। मनोहर पुरुष और सुंदर स्त्री को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता था कि अनेक मुसीबतें उठाकर भी इनका आकर्षण कैसे बचा रहा। सर्वत्र गरीबी और इससे उत्पन्न अनेक मुसीबतें फैली हुई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण अभाव और असुरक्षा की स्थिति थी। लेखक को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उस समय भारत की वास्तविकता यही थी। सब लोग परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल रहे थे। वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें अभी भी विनम्र और सज्जन बनाए हुए थी। इस प्रकार लेखक ने भारत के अतीत से जुड़ी जानकारी इस पाठ में दी है। भारत की एकता के बारे में बताया, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया है। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।